हेलो एवरीवन। आज पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गुणनखंड। गुणनखंड का अर्थ होता है कि किसी भी दी हुई संख्या के ऐसे छोटे टुकड़े करना फिर जिनको वापस से गुणा करने पे हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर हम कहें कि हम 6 है तो हम उनके छोटे से छोटे टुकड़े कैसे करते हैं? 2 गुणा में 3। तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा 3। अर्थात इनको जोड़ने पे ये जरूरी नहीं है कि ये 6 के बराबर हो, लेकिन गुणा करने पे ये दोनों पद का गुणा 6 के बराबर होना चाहिए, तभी इन पदों को हम इसके गुणनखंड कहेंगे। गुणनखंड का गुणनखंड का बेस्ट एग्जांपल है कि अगर हम एक एग्जांपल आपके लिए लेता हूं। जैसे 24 एक एग्जांपल है, तो इसके हम गुणनखंड किस प्रकार से कर सकते हैं? तो सबसे पहले अगर हम कहें कि एक का सभी में भाग जाता है तो एक सभी का एक गुणनखंड हो सकता है। तो दूसरा गुणनखंड क्या होगा? इसका दूसरा गुणनखंड 24 होगा, क्योंकि 24 और 1 को गुणा करने पे वापस से हमें वही संख्या 24 प्राप्त हो जाती है। तो हम अब ये एक सम संख्या है तो हम इसके इसके गुणनखंड एक 2 भी हो सकता है। तो अगर इसका गुणनखंड 2 होगा तो दूसरा गुणनखंड 12 होगा। अगर इसका एक गुणनखंड हम 3 भी ले सकते हैं तो 3 होगा, तो इसका दूसरा गुणनखंड क्या होगा? 8 होगा। और अगर इसी प्रकार इसका एक गुणनखंड हम 4 लेते हैं तो दूसरा गुणनखंड हमें 6 मिल जाता है, मतलब 4 गुणन 6 बराबर 24 हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं। और इसके अंदर गुणनखंड के अंदर इनके क्रम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता कि हम 4 गुणा 6 लिखें या 6 गुणा 4 लिखें, तो हमें आंसर हमेशा 24 ही प्राप्त होगा। तो इन पदों के अंदर हमें क्रम का कोई भी इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इसके गुणनखंड को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्या के बारे में आपने सुना होगा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसके अंदर उसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। तो हम किसी भी एक संख्या को, जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर 24 है, तो हम इसके ऐसे छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वह 2 हो, एक से ज्यादा होने चाहिए, कि हम उनके ऐसे टुकड़े कर सकते हैं कि उन छोटे से छोटे टुकड़ों के फिर से गुणनखंड ना हो पाए। अर्थात अगर हम देखें तो इसके अभाज्य गुणनखंड कैसे हो सकते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अर्थात अगर 2 को 2 से गुणा करें तो 4, 4 को 2 से गुणा करें तो 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो फिर से क्या आ गया? 24। अब 2 के और छोटे टुकड़े नहीं कर सकते, अर्थात ये सबसे छोटे टुकड़े हैं। और अभाज्य गुणनखंड का अर्थ यही होता है कि हम किसी भी पद के, किसी भी संख्या के छोटे से छोटे टुकड़े कर देते हैं, उसे ही हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब हम सीखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करते हैं। अगर कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिया है 68, अब इसके अभाज्य गुणनखंड हमें करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम इस प्रकार का क्वेश्चन लेंगे, आपने ये पहले भी कर रखा है, मेरे को पता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और हम उसी से लेके चलेंगे, क्योंकि यह सम संख्या है तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसमें जिस संख्या का भी पूरा पूरा भाग जाता है हम उसी संख्या को लेते हैं। अगर इसके अंदर मैं 2 का भाग देता हूं तो अभी कौन सी संख्या आएगी? 30। अब इसके अंदर हम किस संख्या का भाग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 आ रहा है तो इसमें 2 का भाग फिर से जाएगा। 2 का भाग दिया तो अभी कितने बचेंगे? 17। अब 17 एक खुद एक अभाज्य संख्या है, इसमें किसी और छोटी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जा सकता। तो अगर हम और छोटी संख्या का भाग दे भी नहीं सकते, तो अब इसमें किस का भाग देंगे? 17 का। तो अब यहाँ पे कितना बचेगा? 1। अर्थात तब तक हमें भाग देते रहना है जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। तो अब हम क्या लिख सकते हैं कि 67 का
67 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? अब हम लिखेंगे लाइन से, मतलब छोटे से लेके बड़े की तरफ चलेंगे। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 17। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणा में 17। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड है। हाँ, मैंने कहा था कि इसके अंदर क्रम का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम इसे छोटे से बड़े के ऑर्डर में इसलिए लिखते हैं ताकि हमें पढ़ने में और लिखने में सुविधा रहे, और किसी भी देखने वाले को ये सुविधा रहे कि वो समझ सके कि ये क्या लिखा हुआ है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अंकगणित की मूलभूत प्रमेय क्या होती है। ये अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड है। अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है उसके बारे में बताया गया है। कि अब हम देखते हैं कि ये क्या कहती है। कहती है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या एक नोटिसेबल टर्म है, क्योंकि अगर हम देखें कि जो अभाज्य संख्या होगी वो उसको केवल हम उसके और एक के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो देखेंगे तो 2 है, तो 2 के और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, 2 गुणा 3 ही लिख सकते हैं। अर्थात अभाज्य संख्या में उस संख्या और एक के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता, लेकिन भाज्य संख्या के अंदर उस संख्या और एक के अलावा किसी और अन्य संख्या का भी भाग जाएगा। तो अगर हम देखें कि 6 है, तो 6 के अंदर 6 का भी भाग जाएगा, 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा और 1 का भी भाग जाएगा, क्योंकि एक सर्वभाजक है तो उसके अंदर सभी का भाग जाता है। और 6 है संख्या तो उसके अंदर उसका भाग तो जाएगा ही। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 और 3 अलग से है, तो ये इनके अभाज्य गुणनखंड। लेकिन अभाज्य संख्या का और आगे गुणनखंड नहीं कर सकते, क्योंकि वह वहीं पे सीमित रह जाती है। आगे क्या कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें तो मान लेते हैं कि हम 6 के हम अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं, तो 6 के हम अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 गुणा में 3। अब ये क्या कह रहा है कि यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अर्थात 2 गुणा 3 का क्रम है कि 2 पहले आया 3 बाद में आया। अगर हम इसी को 3 गुणा 2 लिखेंगे तो यह भी इसका एक अभाज्य गुणनखंड होगा, और ये अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 भी एक बार आ रहा है और 2 भी एक बार आ रहा है, क्योंकि पदों की संख्या बदलेगी नहीं, लेकिन उनके मान वही होंगे। और 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 का सीधा सा मतलब है कि वह 6 ही होगा। अर्थात 2 और 3 के अलावा उसके कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। अब हम अभाज्य गुणनखंडों के 1-2 एग्जाम्पल और लेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूं कि 945 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो 945 के अभाज्य गुणनखंड हम देखेंगे कि किस प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 945 को ऐसे लिख देंगे। अब इसके अंदर देखेंगे कि इसके अंदर सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी जिसका इसके अंदर भाग है। तो हमें देखने पे पता चल जाता है कि इसके अंदर 3 का भाग आएगा। 3 का भाग हम कैसे देख सकते हैं कि सभी संख्या अंकों को जोड़ दो, अगर उन जोड़ में अगर 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 9 और 4 और 5 को जोड़ने पे 18 आते हैं, तो 18 के अंदर हम देखते हैं कि 3 का भाग आता है, तो इस संख्या के अंदर भी 3 का भाग जाएगा। तो अगर हम 3 का भाग देंगे तो ये 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 315 बार। अब फिर से इसके अंदर 3 का भाग चला जाएगा, तो अब इसके अंदर 3 का भाग 105 बार चला जाएगा। अब फिर से अगर देखें तो इसके अंदर 1 और 5 को जोड़ने पर 6 आते हैं, तो इसके अंदर 3 का भाग फिर से चला जाएगा। तो अगर अब इसके अंदर 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा?
35 बार। अब इसके अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो अब हमको दूसरी संख्या देखनी पड़ेगी जिसका भाग इसमें जाता है। तो अगर इसके अंदर पीछे 5 आ रहा है तो हम जानते हैं कि जिस भी संख्या के अंतिम अंक का मान 5 हो तो उसके अंदर 5 का भाग जाता है। तो इसके अंदर 5 का भाग गया, 5 का भाग 35 में 7 बार जाता है। अब 7 के अंदर कोई और किसी का संख्या अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, 7 के अलावा तो 7 आ गया, तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 945 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब तीनों एक ही संख्या है तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इस प्रकार हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक को हम अगर गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है तो चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल से ही समझते हैं कि एचसीएफ कैसे निकालना है। तो हम दो संख्या ले लेते हैं कि दो संख्या के बीच में अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो मान लेते हैं कि पहली संख्या है 15 और एक और संख्या है 25। अगर दोनों संख्याओं के एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हमें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो देखते हैं कि सबसे पहले हम 15 का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसमें 3 का भाग देंगे तो 5, तो यहाँ पे फिर 5 का भाग देंगे तो यही कर जाएगा। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 3 गुणा में 5। अब देखते हैं कि 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 25। ये सबसे छोटा एग्जांपल लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, इसके बाद में हम बड़ा एग्जांपल भी लेंगे। तो अब आएगा तो 5 का भाग 25 में दिया तो 5 बचेंगे और 1। तो 25 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 गुणा में 5। दोनों के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए हैं। अब एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। मतलब कि इनके अंदर देखते हैं कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या होगा। कॉमन मतलब इन दोनों के अंदर कौन से संख्याएं कॉमन आ रही है, तो गुणनखंड के अंदर कॉमन निकाल सकते हैं। तो अब इसके अंदर देखेंगे 15 के अंदर 3 और 5 है और इसके अंदर 5 गुणा में 5 है। तो अब हम देख सकते हैं कि 15 और 25 के अंदर कौन सा कॉमन आ रहा है? 5 कॉमन आ रहा है और ये केवल एक ही बार आ रहा है, इसके अलावा और कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो इनका एचसीएफ क्या होगा? 5। तो अब हम लिख सकते हैं कि 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? 5। तो इस प्रकार हम और निकाल सकते हैं। अगर आप चाहें तो दूसरा एग्जांपल भी बता देता हूं। अब एचसीएफ निकालने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं 96 और 404। अब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे पहले इन दोनों का हमें अभाज्य गुणनखंड पता होना चाहिए। तो देखते हैं कि 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 96 में पहले 2 का भाग जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 और 48 बार चला जाएगा। अब हम फिर से इसके अंदर 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 24 बार चला जाएगा। फिर 2 12 2 यहाँ पे 6 आएगा तो फिर से 2 का भाग जाएगा 3 आ जाएगा तो यहाँ पे 3 का जाएगा। तो ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो हम कैसे लिख सकते हैं? 96 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 1 2 3 4 5। तो हम लिख सकते हैं कि 2 की घात 5 गुणा में 3 इसका अभाज्य गुणनखंड है। अब हम देखते हैं कि 404 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो 404 के अंदर देखें तो सबसे पहले तो 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग कितनी बार जाएगा? इसके अंदर 202 बार जाएगा। अब फिर से इसके अंदर एक बार और 2 का भाग चला जाएगा तो 2 का भाग 101 बार जाएगा। अब 101 एक ऐसी संख्या है जिसके अंदर उसके अलावा एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। तो हम कह सकते हैं कि 101 एक अभाज्य संख्या है। तो हम देख अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो एक अभाज्य संख्या में पहले से प्राप्त है
तो इसके अंदर 101 का भाग आएगा, एक बार चला जाएगा। तो एक इसके भाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो 404 के भाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 की पावर 2 गुणा में 101। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। अब अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब हमें देखना है कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मतलब देखते हैं कि इनके अंदर, दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा। 3 तो कॉमन आ नहीं सकता और 101 भी कॉमन नहीं है, क्योंकि 3 इसमें भी, इसमें नहीं है, तो इसके अंदर कॉमन नहीं आएगा। 101 ऊपर वाले पद में नहीं है, तो इसके अंदर कॉमन में नहीं आएगा। संख्या जिसका आधार 2 है वो दोनों में कॉमन आ सकता है, लेकिन यहाँ पे इसकी घात 5 है, इसकी घात 2 है, तो दोनों में देखने पे पता चलता है कि छोटी घात 2 है। 5 घात वाले कॉमन नहीं निकाल सकते, लेकिन हम 2 घात को कॉमन निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर कॉमन कौन सी चीज आएगी? 2 की घात 2। तो अब इसका एचसीएफ क्या हो सकता है? इसका एचसीएफ हो जाएगा 2 की घात 2, क्योंकि इन दोनों के अंदर यही एक कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकल रहा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 की घात 2 मतलब 4। यही इसका आंसर है। अब हम बात करते हैं एलसीएम के बारे में, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। तो हम पहले वाला वही एग्जांपल उठाते हैं, 96 और 404 वाला। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले वाले सवाल के अंदर हमने इनका अभाज्य गुणनखंड किया था। तो क्या आया था? 96 का अभाज्य गुणनखंड आया था 2 की घात 5 गुणा में 3, और 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया था? 2 की घात 2 गुणा में 101। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप बैक जाके आप देख सकते हैं कि हमने अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार किए और इसको आप समझ सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एलसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकाला था तो हमने कॉमन फैक्टर देखा था और छोटी घात देखी थी, कॉमन फैक्टर की सबसे छोटी घात देखी थी कि दोनों पद में उस सबसे छोटी घात कौन सी है। तो सबसे छोटी घात थी 2 और 3 की, और 101 की तो सबसे छोटी घात कोई थी नहीं। लेकिन एलसीएम में क्या होगा कि हमें देखनी है कि उस पद की सबसे बड़ी घात कौन सी होगी। कि 2 की घात 2 छोटी है तो हम इसको नहीं लेके 2 की घात 5 को लेंगे। तो एचसीएफ लिखते टाइमिंग में हम क्या देखेंगे कि हम बड़ी घात लेते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे 2 की घात 2। अब ये हम बड़ी घात, लेकिन ये एचसीएफ, सॉरी ये एचसीएफ नहीं है, हम तो एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। तो एलसीएम में हम देख लिया कि ये 2 की घात 2, लेकिन ये अभी एलसीएम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम 3 की घात 0 लिखेंगे तो ये भी एक है, क्योंकि 3 की घात 0 बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो एक सभी का गुणनखंड होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 की घात 0 भी एक इसका फैक्टर है। इसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि 101 की घात 0 भी इसका एक कॉमन फैक्टर हो सकता है। तो अब इन दोनों के अंदर हम देखते हैं कि अब कौन सी बड़ी घात है। तो अब अगर देखें तो 3 की घात ये 1 है, तो ये 0 से तो बड़ी होगी। तो इन दोनों के अंदर 3 की घात 1 बड़ी है, तो यहाँ पे एक बार क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 1। अब 101 की घात यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 101 की घात क्या है? 1 है। तो इन दोनों में सबसे बड़ी घात क्या होगी? वो होगी 101 की घात 1। तो ये हमारा एलसीएम होगा। इसको गुणा करने पे जो आंसर आएगा वही एलसीएम होगा। अब हम देखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पे वह उन संख्याओं की गुणनफल के बराबर होता है। मेरे बोलने पे आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं लिख के बता देता हूँ कि हम किसी भी दो संख्याओं का या कि दो से अधिक संख्याओं का अगर एलसीएफ निकालें और साथ में उन्हीं का फिर एलसीएम निकालें, तो ये किसके बराबर होता है? उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। सॉरी, संख्याओं का गुणा
ये ध्यान देने वाली बात है कि उन संख्याओं का गुणा करेंगे तो उन संख्याओं का गुणा किसके बराबर आएगा, उसके एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर आएगा। तो हम इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं। हम देखते हैं एक एग्जांपल 18 और ये छोटा एक एग्जांपल है, किताब में आपको अच्छे अच्छे एग्जांपल मिल जाएंगे। हम इस छोटे एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों का गुणा और दोनों का संख्याओं का गुणा और इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा बराबर कैसे आएगा। तो देखते हैं कि पहले 18 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 9 बार, 3 का भाग जाएगा 3 बार, 3 का फिर भाग जाएगा 1 बार। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणा 3 गुणा में 3। अब 54 का निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 7 बार। अब 3 का भाग देंगे तो 3 नंग 27 और फिर 3 का भाग दिया तो कितनी बार, 3 बार और 3 करेंगे। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 54 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। अब हम इसके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ तो हमें पता है कि कॉमन फैक्टर होता है, तो इसके अंदर एक कॉमन ये आ गया, एक कॉमन ये आ गया, एक कॉमन ये आ गया। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 2 गुणा 3 गुणा में 3। तो कितने आए, 18। ये वही संख्या आ गई लेकिन हम इसके गुणनखंड निकालते हैं। तो मतलब इन दोनों के अंदर सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 18 होगी, जिसका भाग 54 में भी जाता है और 18 में भी जाता है। इससे छोटी संख्या और नहीं होगी। अब देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम ने हमने देखा था कि हमें सारी संख्याओं के गुणा करने हैं, मतलब कि मैक्सिमम घात जिसमें ज्यादा पद हो। तो ये 3 पद तो कॉमन है लेकिन यहाँ पे 3 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3। ये इसका एलसीएम होगा। ये किसके बराबर होगा, 54 के बराबर होगा। तो ये आ गया एचसीएफ और एलसीएम आ गया। आप इसको नोट कर लो, हम देखते हैं आगे क्या होगा। एक बार के लिए मिटा देता हूं। तो एचसीएफ क्या था, एचसीएफ था 18 और एलसीएम क्या था, 54। अब हम देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करेंगे। तो आपको पता ही है कि एचसीएफ गुणा में एलसीएम कितना है, वो आएगा 18 गुणा में 54। अब दोनों संख्या, अब इन संख्याओं के गुणा के बराबर होगा। तो संख्या कौन सी है, वो भी है 18 और 54। अब इनके गुणा है तो आपको सीधा सीधा देखने में पता ही चल रहा है कि ये इन दोनों के बराबर है। तो ये एचसीएफ बराबर, ये इनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा बराबर किससे हो गया, उन संख्याओं के गुणा के बराबर हो गया। इसके और भी बहुत एग्जांपल है जो किताब में दिए हुए हैं और ये सिद्ध हो जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर ये वीडियो आप वापस देखना चाहते हैं तो इसको रिवाइंड करके या रिज्यूम करके आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्नमाला 2.2 का जो तीसरा सवाल है। इसमें है कि गुणनखंड विधि द्वारा इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी पदों के गुणनखंड करेंगे। तो 8 की हम अगर गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 8 के गुणनखंड होंगे 2 2 2 और ये 2। तो 8 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम 9 के गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा। तो 9 के गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा में 3। और वैसे ही 25 के गुणनखंड करने हैं। 25 के गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 का भाग जाएगा, वो भी 5 बार, फिर 5 में 5 का भाग एक बार चला जाएगा तो आ जाएंगे। तो 25 के गुणनखंड क्या होंगे, 5 गुणा में 5। अब अगर इसका एचसीएफ निकालना है
तो हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर एचसीएफ निकालने के टाइम में कॉमन फैक्टर देखते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी कॉमन टर्म नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ पे गुणा में एक है, गुणा में एक सभी के लिखा है, तो गुणा में एक है, लेकिन बाकी इनके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, एचसीएफ क्या होगा, एक ही होगा। क्यों? क्योंकि ना इसमें 3 कॉमन आ रहा है ना 5 आ रहा है, तो किसी में भी एक जैसी टर्म नहीं आ रही है, मतलब एक जैसे पद नहीं आ रहे कि उनको गुणा करने पे या उनका भाग देने पे हमें एचसीएफ कॉमन मिल जाए। तो क्या मिल रहा है, एचसीएफ एक मिल रहा है। तो जिन भी संख्याओं का एचसीएफ हमें एक मिले, तो हम उन संख्याओं को क्या कहते हैं, इसके लिए एक टर्म बनाई हुई है, इसे कहते हैं सह अभाज्य। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको इसको याद करना। ये आने वाले वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये आने वाले वीडियो में अपरिमेयता को हम सिद्ध करेंगे, तब ये कॉमन टर्म हमें बहुत बार पूछी जाएगी, तो इसलिए ये टर्म याद करने के लिए, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कर देता हूं। तो इस एग्जांपल से क्या पता चल रहा है कि 8, 9 और 25 ऐसी संख्याएं हैं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 है, उसके अलावा और कोई नहीं है। तो अब इसका एलसीएम क्या होगा, अगर इसका एचसीएफ 1 है तो इसका एलसीएम क्या होगा, ये तीनों संख्याओं का होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देख सकते हैं तो 2 की घात 3 अपने को लिखना पड़ेगा, जो पहले का पहला पद है पूरा पूरा आ जाएगा, यहाँ पे 3 की घात 2 लिख देंगे और ये 5 की घात 2, तो पहला यहां से उठा लिया जो ये है, दूसरा ये है जो यहाँ पे रख दिया। तो अब इसका एलसीएम मतलब हम कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी टर्म हमने पूरी की पूरी यहाँ लिख दी, तो अब हम ये कह सकते हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है वो इन्हीं 3 संख्याओं का गुणा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 9 गुणा 25। तो सह अभाज्य संख्याओं का जो गुणा होता है वो जो वही एलसीएम के बराबर होता है। अब जो प्रश्नमाला 2.2 है उसके अंदर 2 सवाल बाकी है, जो है एक है क्वेश्चन नंबर 4, एक है क्वेश्चन नंबर 5। इनमें भी हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो इसलिए मैं केवल हिंट के रूप में आपको बता रहा हूं, आप सोल्व करो। अगर आपसे सोल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करो या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, जो टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज फॉलो करें। तो जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसका हिंट है कि उसमें अपने को एलसीएम निकालना है, और जो 5वां नंबर जो पॉइंट है उसमें अपने को निकालना है एचसीएफ। अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो कमेंट करें। धन्यवाद।